नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश देशांतर में आज बात करेंगे बुनियादी ढांचा और बढ़ते कदम की। सरकार 2025 तक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करेगी। इसके लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लॉन्च की है, जिसमें निवेश का पूरा खाका तैयार किया गया है। जिन परियोजनाओं में सरकार ने निवेश का लक्ष्य रखा है, उनमें ज्यादातर ऊर्जा, रेलवे, शिक्षा, सिंचाई, शहरी विकास और डिजिटल क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। देश में आर्थिक विकास को गति देने के मकसद से सरकार ने इस बड़े कदम का ऐलान किया है। इन परियोजनाओं को अगले 5 सालों में शुरू या फिर पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की 22 मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी ये परियोजनाएं 18 राज्यों में क्रियान्वित होंगी। हालांकि इनमें से 42 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं ऐसी हैं जो क्रियान्वयन के स्तर पर पहुंच चुकी हैं। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश ये कितना प्रभावशाली होगा। साथ ही ये भी जानने का प्रयास रहेगा कि आर्थिक रफ्तार को गति देने के लिए ये कदम कितना असरदायी होने जा रहा है। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। शिवाजी सरकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शिवाजी सर, स्वागत आपका। शंकर अग्रवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व सचिव शहरी विकास मंत्रालय। सर, स्वागत आपका। कुमार वी प्रताप भी चर्चा का हिस्सा है, संयुक्त सचिव IPF वित्त मंत्रालय से मेरे साथ हैं। सर, स्वागत आपका। शुरुआत सबसे पहले कुमार वी प्रताप आप ही से। सर, असल में समझाने की कोशिश करिए, असल में इस कोशिश को हम कितना लाभप्रद समझे, इसकी प्रोसेसिंग कैसे हुई और अब कितना बड़ा बदलाव हम महसूस कर सकते हैं। ये पहली बार हुआ है कि भारत में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनी है। जो ऑस्ट्रेलिया या UK जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी आगे हैं, वो इस तरह की पाइपलाइन बनाते हैं। और ये एक प्रॉब्लम हरदम से रहा है कि हमारे यहाँ प्लानिंग की कमी रहती है। इसलिए ये सोचा गया और वित्त मंत्री ने अपने बजट के स्पीच में कहा था कि 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में 2025 तक जी। तो इस मकसद से कि प्रोजेक्ट प्रिपरेशन भी बेटर हो, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जैसे कि डोमेस्टिक भी हैं, फॉरेन भी हैं, इनको भी प्रोजेक्ट पाइपलाइन का पता हो कि वो निवेश कर सकें। और इन सब कारणों से इस तरह की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाई गई है। तो सितंबर में एक टास्क फोर्स बनी जो सचिव आर्थिक कार्य मंत्रालय द्वारा उसके चेयर थे, और 28 इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज़ को इसमें शामिल किया गया, स्टेट गवर्नमेंट्स को शामिल किया गया। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनसे डिस्कशन की गई, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं जो इसको फिनेंस करेंगे उससे बात की गई, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से बात की गई और इंडस्ट्री एसोसिएशन से बात की गई। इन सब के फलस्वरूप ये 102 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाया गया है। ठीक है शंकर जी, इस बड़े इन्वेस्टमेंट को आप कितना इंपैक्टफुल मानते हैं और साथ ही साथ वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे, कौन कौन से फील्ड होंगे जहां बड़ा इंपैक्ट देख पा रहे हैं फिलहाल? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, तो जितना ज़्यादा कैपिटल आएगा निश्चित रूप से उतना अच्छा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से एरिया में या कौन से सेक्टर में ज़्यादा तवज्जो दी जाए या ज़्यादा फोकस किया जाए, मेरा अपना विचार है कि रेल नेटवर्क एंड रोड नेटवर्क ये दो बड़े ऐसे सेक्टर्स हैं जो सीधे सीधे कॉमन मैन को इफ़ेक्ट करते हैं। अभी आप देख लें, कालिंदी कुंज वाला जो ब्रिज है वो बंद है, इतना ट्रैफिक जैम है इस समय। अगर आप जाके देखें जो DND पे, बारापुला पे या दूसरे ब्रिजेस पे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे तक लग जाते हैं कभी कभी उसको पास करने में ना। इसकी वजह से क्या होता है, पेट्रोल वेस्ट हो रहा है, लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, एंड इन सब की वजह से हम नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं इन द ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्यों 3-4 ही हमारे ब्रिजेस, वाई कांट वी हैव 10 or 20 ब्रिजेस ऑन यमुना, दैट इज़ वन। सेकेंडली, जहाँ सड़क नहीं है वहाँ क्यों नहीं हम एलिवेटेड रोड्स बना सकते हैं। अगर सड़क के ऊपर ही हम एक एलिवेटेड रोड बनाते हैं तो जो लैंड एक्विजिशन की समस्या है वो भी ख़त्म हो जाती है।
लेकिन इनके लिए पैसे की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा प्लानिंग की आवश्यकता है। सिमिलरली रेलवे, मैं अक्सर देखता हूँ जो बहुत सारे लोग बाग जो ईस्टर्न यूपी से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, दे कम टू दिल्ली एंड दिस पार्ट, अपना काम करते हैं। हर छुट्टियों में, दिवाली पे, छठ पे वो लोग वापस जाना चाहते हैं। अगर आप कभी रेलवे स्टेशन उन दिनों जाके देखेंगे, इनह्यूमन कंडीशन के हिसाब से वो लोग जाते हैं। उसके लिए हमको नई रेलवे लाइन बनानी पड़ेंगी। अभी न्यू रेलवे लाइन बनाने के लिए तो पैसा चाहिए। दूसरी चीज़, क्योंकि अभी हमारा फ्रेट एंड जो पैसेंजर्स हैं वो दोनों एक ही रेलवे ट्रैक पे चलती हैं, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम उसके लिए सरकार कर रही है। इसलिए निश्चित रूप से ये जो अभी प्लानिंग की गई है, जैसे कि अभी संयुक्त सचिव बता रहे थे, इट्स अ ह्यूज स्टेप इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। एंड आई एम श्योर कि अगर इसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छा कर दिया जाए और बहुत एफिशिएंट कर दिया जाए, within 5 years there will be huge improvement the way we conduct our business, the way we conduct ourselves, and we will become highly globalized competitive, globally competitive. ठीक है शिवाजी सर, 100 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट सुनने में बहुत अच्छा लगता है और नए साल के तोहफे के तौर पे भी हम इसे देख सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है सर, मौजूदा स्थितियों के अनुसार कितना जरूरी हो रहा था इस तरह के कदम को उठाना, इस तरह के इन्वेस्टमेंट को लेके? वो कौन सी जरूरतें थी जिसके बाद इस तरह का फैसला लिया गया होगा? नहीं, ज़रूरत की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ वित्त मंत्रालय ने जो सारी चीज़ें सोची हैं ज़रूरत के हिसाब से ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस देश में, हमारे पिछले, खास करके पिछले अगर 5-7 सालों का हिसाब देख लें, उसमें बहुत सारे जो परिवर्तन हुए हैं, उसके हिसाब से हमें नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। जिस रेल फ्रेट कॉरिडोर की बात हो रही है, ये पिछले करीब 20 साल से चली आ रही है और अभी भी बनने की स्थिति में अब आई हुई है। इसी तरह से रोड सेक्टर में मैं एक चीज़ सिर्फ समझना चाहूँगा कि रोड सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसमें जो है जिस तरह से कई चीज़ें हो रही है, उससे कई तरह के लोगों पर कई तरह का बोझ भी बढ़ रहा है, तो हमें वो भी देखना है। दूसरी चीज़, कई बार हम क्या कर रहे हैं, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सामान्य रूप से जब इसको हम करते हैं, कुछ लॉबीज़ ऐसी भी हैं जो जहाँ बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे रोड सेक्टर में भी आप देख लें, जहाँ जहाँ सड़कें बनी हुई है उसको चौड़ी करने की बात होती है। नई सड़कें जहाँ बनने की बात है वो शुरू तो होती है, ख़त्म नहीं हो पाती है, बन नहीं पाती है। तमाम पूरे भारतवर्ष में आप वो देखेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना बहुत ज़रूरी है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर में कई जगह बहुत डुप्लीकेशन जो हो रहा है, उसको भी मेरे ख्याल में ये जो नई कमेटी बनी है वित्त मंत्रालय की, उसको भी इसको देखने की ज़रूरत है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, जो ऑलरेडी कहीं हो चुके हैं, उसमें वो डुप्लीकेशन जो है वो कम हो। कहीं कहीं ज़रूरत होती है, करना ही पड़ेगा शायद, पर वो चीज़ें जो हो कम हो, तो इससे जो है जो फंड का यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो फंड का यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत, ये ज़रूरी नहीं है कि 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है हम करें और उन्हीं क्षेत्रों में करें जहाँ पहले से हो चुका है सारी चीज़ें। हमें नए क्षेत्र में जहाँ से हमें करने की ज़रूरत है, उन क्षेत्रों को विकसित करने की ज़रूरत है। जैसे अभी अग्रवाल साहब ने कहा कि कई जगह ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा, दिल्ली के हिसाब से देख रहे हैं, पूरे देश में ऐसे बहुत सारी शहरों में, जगहों में है कि जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं और उसके वजह बड़े छोटे छोटे होते हैं। तो वो जो लूप होल्स हैं, वो जो ब्लॉकेड्स हैं, उसको अगर हम करेक्ट करने की कोशिश करते हो ठीक है, पर कई जगह हम देख रहे हैं कि सड़कें बन जाती हैं और वो सड़कें बनने के कुछ दिनों बाद हम देखते हैं फिर सड़कें तोड़ना शुरू हो जाते हैं, चाहे हाईवेज़ हो, चाहे स्टेट हाईवेज़ हो, चाहे नेशनल हाईवेज़ हो। तो वो क्यों हो रहे हैं? मुझे ख्याल में वित्त मंत्रालय को उसकी भी स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की नीयत जो है वो अच्छी होती है, पर कहीं ना कहीं जो अलग अलग तरह के लॉबीज होते हैं वो उसका कई तरह के फायदे उठाते हैं, वो ना हो पाए, इसकी भी जरूरत है, इसको देखिए। ठीक है प्रताप सर, ये इन्वेस्टमेंट सुनने में बहुत अच्छी लगती है और सोचा भी जा रहा है और जिस हिसाब से रूपरेखा तैयार की जा रही है बहुत फायदे की उम्मीद की जा रही है, लेकिन सर वो मैकेनिज्म कौन सा होगा, वो प्रोसेस कैसा होगा, फंड्स अरेंज कैसे होंगे, इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जाएगा और कैसे बाहर से बुलाया जाएगा इन्वेस्टर्स को कि आइए और इन्वेस्ट करिए, वो तरीका क्या होने वाला है सर? जो तेज़ी से विकसित हो रहे हैं देश, जैसे ईस्ट एशियन कंट्रीज़, अपने फास्ट ग्रोइंग स्टेजेस में 7 से 8% जीडीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रहे हैं। हम पिछले 10 साल में करीब $110 बिलियन पर एनम इन्वेस्ट करते हैं। हमको ज़रूरत है 7 से 8% करने की और $200 बिलियन का $200 बिलियन प्रति वर्ष का अनुमान लगाते हैं, वो ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर में करने का।
तो इसी मकसद को देखते हुए ये बनाया गया है 5 साल में, 5 साल के लिए 100 लाख करोड़ का, जो हमारे राष्ट्र को ज़रूरत है। लेकिन ये कहना एकदम वाजिब है कि उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी, इम्प्लीमेंटेशन, और ये भी देखना होगा कि ज़रूरत है कि नहीं इन प्रोजेक्ट्स की। तो हम एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इसमें ये रहा कि उन्हीं प्रोजेक्ट्स को लिया जाए जो बैंकेबल हों, जो खुद ब खुद अपने लिए रिसोर्सेज जनरेट करें। अगर डुप्लीकेट प्रोजेक्ट्स हैं तो वो बैंकेबल ही नहीं होंगे, बैंकेबल नहीं होंगे तो उनके पास वित्त नहीं आएगा, और वित्त नहीं आएगा तो तो ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है ये इवॉल्विंग पाइपलाइन है। हर एक साल इसको जो समझिए 2024-25 में शुरू होने वाले हैं प्रोजेक्ट, तो उसमें हम लोगों ने अभी कंसेप्चुअल स्टेज के प्रोजेक्ट भी इंक्लूड किए हैं। लेकिन ये हमें पूर्णतः मालूम है कि सम ऑफ इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे नहीं मार्केट में, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम है, उनमें वित्त नहीं हो पाएगा। लेकिन कई नए आ जाएंगे। तो ये इवॉल्विंग पाइपलाइन है, हर एक साल इसको देखा जाएगा अप्रैल के महीने में। तो अभी ये नियति है, और मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क भी इसमें डेवलप किया गया है इस पाइपलाइन के तहत, जिसमें कि सेक्रेटरीज जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ के हैं उनको मॉनिटर करना है, और अगर कुछ समय डिले हो जाता है लैंड एक्विजिशन में, या जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें 1.5-2 साल डिले हो जाता है, तो एस्केलेटिंग मैट्रिक्स है कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पे और प्रधानमंत्री कार्यालय के लेवल पे। तो ये प्रपोजल है, और हमें आशा है कि सरकार एक्सेप्ट करेगी, और इस तरह का मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन भी होगा, जिसके चलते ये जो प्लान है ये कार्यान्वित होगा, और हमको जो उसे रिटर्न्स मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लेकिन ग्रोथ। सर, जब हम मॉनिटरिंग की बात करते हैं और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात बताते वक्त ये समझाते हैं कि देखिए कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं जहां काम चल रहा है, तो क्या वहां पे मॉनिटरिंग सिस्टम अभी से काम नहीं कर रहा है? हम लोग 4 से 5 अभी भी 110 बिलियन डॉलर, करीब 8 से 10 लाख करोड़ हर एक साल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस देश में हो रहा है। ये ज़रूरत से कम है, तो ये कहना गैर वाजिब होगा कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। मॉनिटरिंग में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि इस तरह की पाइपलाइन से सोचा गया है। ठीक है शंकर सर, आर्थिक वृद्धि दर को इस इन्वेस्टमेंट से अगर जोड़कर देखने चाहें तो कितनी रफ्तार, कितनी गति, कितनी स्पीड मिलने की हम उम्मीद कर सकते हैं? अगर हमारे पास गुड क्वालिटी एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है तो निश्चित रूप से 2% की वृद्धि हो सकती है जीडीपी में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की अपेक्षा है इस देश से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, उस अपेक्षा के हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं बन पाया। और उसके लिए जैसे अभी आप बात कर रहे थे पैसा कहाँ से कैसे आएगा, पैसा जैसे अभी संयुक्त सचिव बता रहे थे, कुछ पैसा आएगा सरकार से, कुछ पैसा आएगा प्राइवेट सेक्टर से आएगा, कुछ पैसा राज्य सरकारों से आएगा। प्राइवेट सेक्टर से जो पैसा आता है वो तभी आ सकता है जब एक तो उसको ये मालूम हो कि जिसमें वो पैसा लगा रहा है उस पर उसको एक रीजनेबल रिटर्न अवश्य मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, प्रिडिक्टेबिलिटी। अगर हम अपनी पॉलिसी रोज चेंज कर दें, कभी टैक्स का जो रेट है वो कम ज़्यादा करते रहें, तो नेचुरली मेरी सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएंगी, तो मैं कभी उस पर इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अगर हम उनको एक पक्का भरोसा दे दें कि आपके मान लीजिए अगर 5 साल का पीरियड है उसको इम्प्लीमेंट करने का, तो 10 साल तक जो भी पॉलिसी आज है वो आपके प्रोजेक्ट के लिए तो हम लोग वही रखेंगे, जो हम चेंज नहीं करेंगे उसमें। सिमिलरली जो भी हम कॉम्पिटिटिव बिडिंग जरूर करेंगे जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे, बट इट डज नॉट मीन कि हम ऐसी कॉम्पिटिटिव बिडिंग करें कि जो नॉन वायबल हो जाए। एंड थर्ड जो पार्ट है वो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, हमें 3 चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। एक तो लैंड एक्विजिशन, दूसरा शिफ्टिंग ऑफ यूटिलिटी की, कहीं पाइप वाटर पाइप जा रहा है, कहीं पे रेलवे ट्रैक जा रहा है, कहीं पे बिजली की कोई लाइन जा रही है, और इनको हटाना क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इसको तय करते हैं तो कोई तय नहीं हो पाता और महीनों सालों तक वो अटके रहते हैं। तो दूसरा ये हो जाएगा। थर्ड है एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की क्लियरेंस। इसके लिए एक अलग से चाहे वो सेल बनाए या मैकेनिज्म बनाए जो टाइम बाउंड तरीके से इन सब चीज़ों को करके दे। एंड आई एम श्योर ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आसानी से क्या सकता है। ओनली थिंग इज इट रिक्वायर्स विल एंड एक एम्पावर्ड ग्रुप होना चाहिए, एम्पावर्ड अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस पे फैसला ले ले
cutting across various departments and ministries. लेकिन शिवाजी सर, जैसे सर भी कह रहे थे, हमने प्राइवेट सेक्टर की जब बात करते हैं और कहते हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन पिछले ट्रैक रिकॉर्ड्स या पिछले बातें ये बताती हैं कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं है। सर, हम क्या उनको ये मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम ये बता नहीं पा रहे हैं, कि समझा नहीं पा रहे हैं कि आइए साहब आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट और ये आपके लिए भी फायदे का सौदा होगा? क्या वहां पे लैग कर जाते हैं? कई समस्याएं हैं उनके साथ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर के पास रिजर्व नहीं है। गवर्नमेंट के डिफरेंट डाटा देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर के भी डाटा देख लीजिए, उनके पास आज भी बहुत बड़ा जो है रिजर्व है। पर हम देखते हैं जब उनके इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, या तो वो सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार उनको दे और वो उसको री इन्वेस्ट करें, या सीधी सी चीज़ होती है कि वो बैंकों से लेते हैं। और बैंकों से जो ले रहे हैं, मेरे ख्याल में उसमें भी हमें देखना पड़ेगा, और ख़ास करके ये जो कमेटी बनी है, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी कमेटी बनाई है, सरकार ने बड़ी सोच समझ के बनाई है। इसमें बैंकों का जो भागीदारी रही है पिछले उसमें बैंकों ने इन्वेस्ट बहुत किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा फंडिंग की है हर चीज़ की, पर बैंकों को वो रिटर्न नहीं मिला। और बैंकों को रिटर्न न मिलने की वजह से आज बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जिसका सारा जो दारोमदार है वो सरकार पे आ रहा है। तो ये जो देखिए, बैंक को पैसे कहाँ से आते हैं? बैंक्स को पैसे आते हैं लोगों के डिपॉजिट से, और वो डिपॉजिट्स जो है वो अफेक्टेड जब होते हैं और सरकार को उसको सुरक्षित करना होता है, तो सरकार को रिकैपिटलाइज करना पड़ता है, और पिछले कई सालों से हम देखें लगातार वो रिकैपिटलाइज हो रहा है। तो ये एक जो समस्या है, मुझे लगता है इन बहुत सारी समस्याएं इसमें जुड़ी हुई हैं, ऐसी नहीं है। और ये जो एक सेंट्रल बॉडी बनी है, मतलब विद इन द सेंटर देयर इज अ सेंट्रल बॉडी नाउ, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जिसको हम लोगों ने कहीं सही सरकारों ने इसको नज़रअंदाज किया, उसको हमें देखने की ज़रूरत है कि बैंकों का अगर घाटा होता है, मतलब जनता का घाटा हो रहा है, उनका डिपॉजिट्स का घाटा हो रहा है, आज जो इंटरेस्ट रेट घट रहा है, अब सिर्फ एक ही चीज़ देखी जा रही है कि इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, कि इसके इंडस्ट्री के ऊपर बोझ ना पड़े। पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि इससे जो है जो सेविंग्स का जो रेट है वो भी कम होता चला गया है, और ये जो सेविंग्स का रेट कम होता जा रहा है, इससे एक पूरे जनता में एक डिसइंसेंटिव पैदा हो रहा है, और उस डिसइंसेंटिव जो है फिर से सरकार के ऊपर वो बोझ बनकर आती है। तो ये प्राइवेट सेक्टर जो हम देख रहे हैं कि कई बार उनको घाटा हो रहा है, और कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो लोग कंपनीज हैं उनको इधर काफ़ी घाटा भी हुआ है, पर फिर भी बैंकों का जो दारोमदार है वो कम नहीं हो पा रहा है। तो जो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट हम जब कहते हैं, तो लार्जली जो है, जब सरकार में भी हम प्लानिंग करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि वो बैंकों से लेंगे, बैंकों को वापस करें। बैंकों से ले तो रहे हैं पर वापस नहीं हो पा रहा। तो ये जो एक लैकुना है पूरे सिस्टम में, मुझे लगता है इसको आगे जोड़ के देखने की जरूरत है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर चल रहे हैं, तो उसमें छोटे छोटे जो चीजें होती हैं उससे हमें परेशानी हो जाती है। तो इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन प्रताप सर, जब हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और जब हम कहते हैं कि राज्य भी इसमें शामिल होंगे, तो सर राज्यों की भूमिका असल में होगी क्या? वो कौन सा रोल प्ले करेंगे और इन्वेस्टमेंट में उनका शेयर कितना होने जा रहा है? जो अभी हम लोगों का कैलकुलेशन है, 39% इन्वेस्टमेंट राज्यों से आएगा। राज्यों में जैसे अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, पानी का सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मेट्रो का भी उसमें रहता है। तो राज्य लेवल स्टेट रोड्स हैं, ये भी होते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस हैं, पावर सेक्टर के लिए हैं, तो राज्यों के लिए। बट लेकिन मुझे दो बातें कहनी थी अबाउट द फिनेंसिंग। एक तो एकदम ये क्लियर है कि बैंक्स का एसेट लायबिलिटी मिसमैच है। उनके जो डिपॉजिट्स हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं वो लॉन्ग टर्म हैं। तो इसके चलते स्ट्रेस होता है अगर आप बैंक फिनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, तो इसीलिए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का परसेंटेज है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कहीं ज़्यादा है ओवरऑल परसेंटेज से। तो इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि इस तरह की फिनेंसिंग कुछ डाइवर्ट हो फ्रॉम इसको, पेंशन को, इंश्योरेंस को और सॉवरेन वेल्थ फंड्स को। इसमें सरकार ट्राई कर रही है एक क्रेडिट इन्हांसमेंट कंपनी क्रिएट करने की बात कर रही है, जिसमें कि जो बॉन्ड इशू करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, उनको इन्हांस कर दिया जाएगा, जिसके चलते पेंशन और इंश्योरेंस फंड्स उसमें निवेश कर सकें, जिसके चलते ये एसेट लायबिलिटी मिसमैच का प्रॉब्लम
एड्रेस होगा। और दूसरा, जैसे अग्रवाल साहब ने कहा कि प्रोजेक्ट प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, लैंड एक्विजिशन, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, ये बहुत ज़रूरी है। और लैंड एक्विजिशन भी 90% लैंड एक्वायर हो उसके पहले बिडिंग नहीं करनी चाहिए। ये हमारा सोच है और ये हमारा रिकमेंडेशन भी है इस रिपोर्ट में। शंकर सर, असल में अगर हम चुनौतियों की बात करते हैं तो इस पैसेज पे, इस राह में वो बड़ी चुनौतियां आपको कौन सी दिखाई देती हैं जो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के आगे आएंगी ही आएंगी, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते? देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो अरेंजमेंट ऑफ फंड्स है, क्योंकि सारा पैसा सरकार के से आएगा नहीं, सही बात और है। सरकार भी एक मुश्त सारा पैसा दे नहीं सकती है, क्योंकि हमारी अपनी लिमिटेशन, सरकार की अपनी लिमिटेशन। तो टू अरेंज दैट मनी, लोगों को ये विश्वास दिलाना कि वो जो पैसा अगर लगाते हैं सुरक्षित है, दे विल मेक सम मनी आउट ऑफ इट, और उनका पैसा आसानी से हमारी वजह से या हमारी कमी की वजह से नहीं खोएगा। एक तो ये बड़ी भारी चुनौती है। तो जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि उनको ये देना कि उनको एक रीजनेबल रिटर्न मिल सके। सेकेंडली, प्रिडिक्टेबिलिटी इन द पॉलिसीज एंड टैक्सेशन सिस्टम जो है वो उनको चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी बात है लैंड एक्विजिशन, अभी भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हम कितनी भी कोशिश करें, लैंड एक्विजिशन हैज बिकम ए वेरी इमोशनल इशू बन गया आजकल। फार्मर देना नहीं चाहते हैं, जिसकी ज़मीन है वो देना नहीं चाहता है। बगैर ज़मीन लिए हुए हम काम नहीं कर सकते हैं, तो उसका कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना चाहिए। वाजिब हम उसका कंपनसेशन दें, बट वाजिब कंपनसेशन का मतलब ये भी नहीं है कि इतना ज़्यादा हम मार्केट से दें कि हमारी परियोजना ही अनवायबल हो जाए। प्लस उसमें भी क्या होता है, कभी कोर्ट में, किसी कोर्ट में, फिर हायर कोर्ट में, फिर और ज़्यादा किसी में कहीं ना कहीं पे स्टे हो जाते हैं। तो हमको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, एक सब लोगों को बिठा के बनाना पड़ेगा। भाई देखिए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के और मेजर इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो वर्क्स हैं, इस पर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये यूटिलिटी का, अब बहुत सारे प्रोजेक्ट देखेंगे, कहीं पे रेलवे वाले अपनी NOC नहीं देंगे। छोटी छोटी मेट्रोज़ के लिए, जो मेट्रो रेलवे लाइन्स हैं, उसके लिए जो रेलवे सेफ्टी वाले हैं, वो अपनी क्लियरेंस टाइमली नहीं देते हैं। हमको ये देखना चाहिए वी हैव टू लुक इनटू अ बिगर पिक्चर रादर देन लुकिंग आफ्टर आवर ओन पर्सनल टर्फ्स। हम क्या करते हैं, अपने अपने वो दिखाने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, हम छोटे छोटे अड़ंगे लगाते रहते हैं। इसीलिए मैं बात करता हूँ कि एक एम्पावर्ड काइंड ऑफ अ सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, अक्रॉस ऑफिसेज वो एक फैसला ले सके, और जो उन्होंने फैसला किया एवरीबडी हैज टू ऑनर दैट फैसला। ठीक है, तो इन चुनौतियों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इन पे काम करना ही होगा। लेकिन शिवाजी सर, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इस ओर बढ़ते हुए ये कदम आपको कितने इंपैक्टफुल लगते हैं? क्या हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? कॉन्सेप्चुअली इट इज़ वेरी करेक्ट। कॉन्सेप्चुअली मैं इसमें कोई खामी नहीं देखता हूँ। कॉन्सेप्ट जो है कि हमें अगर बड़ी इकोनॉमी बननी है तो हमें बड़े स्टेप्स लेने हैं, और एक सधे हुए स्टेप है, इस सधे हुए स्टेप में बढ़ते हुए हम उस ओर जाएंगे। और इसके साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों किया सरकार ने? इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसलिए किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जब हम बात करते हैं, उसके साथ जुड़े हुए कम से कम 20 तरह के इंडस्ट्रीज जो है, और 20 तरह के और बहुत सारी चीज़ें वो आके जुड़ जाती हैं, और सब में कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट करते हैं और उनको लाभ होता है। और जो जॉब जनरेशन की बात हम करते हैं, वो सारी चीज़ें उस चेन लाइन में होता रहता है। ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, और मुझे लगता है कि ये जो सोच है, सोच में कोई कमी नहीं है। सवाल आता है, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन की, क्योंकि जो शंकर साहब बता रहे हैं या प्रताप जी भी बता रहे हैं, वो सारे हमारे पुराने जो अनुभव है उसके हिसाब से बता रहे हैं। और पुराने अनुभव ये हैं, जैसे कि अभी फिर से हम कह रहे हैं कि एक क्रेडिट इन्वेस्टमेंट बॉडी बनाएंगे, पर सवाल ये है कि हम कई बार अभी एक रिसेंट पास्ट में अगर हम देखें, IL&FS उसका इसी उससे बनाया गया था कि रोड सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, और रोड सेक्टर से जो पैसे आएगा उससे वो चलता रहेगा, और वो चेन चलता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली IL&FS का जो है पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ा गया, क्योंकि 91,000 करोड़ का जो भी उन्होंने दिया वो उनको वापस नहीं आया, और वो कोलैप्स करा। मैं पीछे और नहीं जाना चाहता, पर ये जो एक चीज़ है, उसका काम था सिर्फ रोड सेक्टर में इन्वेस्ट करना। रोड सेक्टर में उसने इन्वेस्ट किया, और सामान्य रूप से रोड टोल से वो वापस होना था, वो नहीं हुआ। तो उसकी जो है, मुझे लगता है कि पूरा स्टडी करके वाइट पेपर हमें बनानी चाहिए और समझना चाहिए कि यह ऐसा क्यों हुआ। व्हाइट पेपर इसलिए नहीं, खामी ढूंढने के लिए नहीं, कि आगे का रास्ता हमारा साफ हो जाए। आगे हम करें फिर वही चीजें हों तो वो दोहराया ना जाए। तो इसलिए ये इन चीजों के लिए हमें बहुत सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है सरकार ने अनाउंस किया, एक पॉलिसी बनाई, पर इसके जो नेक्स्ट स्टेप है, मुझे लगता है अगले 6 महीने जो है, ये जो छोटी छोटी बातें हम कर रहे हैं, इन छोटी छोटी बातों को देख के उसको सुधार कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है,
तो बीते हुए अनुभवों से हमें सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। कॉन्सेप्ट सभी को पसंद आ रहा है, इसमें किसी तरह का कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देश देशांतर में आज बस इतना ही। आप जानते हैं कि आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां आपके सजेशंस का, आपके रिएक्शंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।